नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2025 में के आने वाले या जो हमारे पिछले वर्ष आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज हमारा बच्चों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा जो है वो हमारा मैक्रो एलिमेंट नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा जो है बच्चों हमारा वो बृहद पोषक तत्व नहीं है। ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारा पोटेशियम, तीसरा जाता है बच्चों हमारा कार्बन और चौथा जाता है हमारा जिंक। मतलब आपको बताना है कि या फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन या जिंक, इन चारों में से कौन सा जो है वो हमारा बृहद पोषक तत्व नहीं है या बृहद तत्व नहीं है। क्लियर है क्या? तो पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हमारे होते क्या है। तो अगर हम देखें बच्चों एलिमेंट्स के बारे में, तो एलिमेंट मतलब हमारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, तो ऐसे तत्व जो पौधे को पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं या जिनसे पौधे को क्या मिलता है बच्चों, पोषण या आहार मिलने का कार्य होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। क्लियर है क्या? अब पोषक तत्व तो बच्चों जैसा आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल जो है हमारी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन क्या सभी एलिमेंट पौधों के लिए जरूरी है? तो नहीं, सभी एलिमेंट जो है वो पौधों के लिए जरूरी नहीं है। उनमें से मात्र 17 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं, या जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं एलिमेंट, जो आपको पौधे को पोषक तत्व के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि यही वो होते हैं सिर्फ वो जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। बाकी के अन्य हमारे जो पोषक तत्व हैं वो असेंशियल या आवश्यक नहीं माने जाते हैं। मतलब जब 17 वो ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधे या जिनके बिना पौधा अपनी जिंदगी या लाइफ या उसकी पूरी जीवन काल को पूरा नहीं कर सकता है, वो हमारे कहलाते हैं आवश्यक पोषक तत्व। यह बात जो है वो सबसे पहले बच्चों इनकी डिस्कवरी आर्नर और स्टाउट ने कब की थी? 1939 में की थी। कब की थी बेटा? 1939 में ये बात बताई। उन्होंने क्या दिया? इन्होंने असेंशियलिटी, इन्होंने क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, मतलब इन्हें पोषक तत्वों की कसौटी का जो है वो नियम दिया था। इन्होंने 3 बातें बताई। पहली बात बताई उन्होंने कि अगर ये पोषक तत्व नहीं होंगे तो पौधे अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात इन्होंने बताई कि इस पोषक तत्व की कमी केवल और केवल इसी पोषक तत्व के देने से जो है वो पूरी होनी चाहिए। तीसरी बताई कि अगर पोषक तत्व वो अनुपस्थित है तो पौधे की जो स्वाभाविक या जो हमारी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वह रुक जाएंगी। अगर इन 3 कसौटियों को कोई पोषक तत्व पूरा कर रहा है तो उस पोषक तत्व को बच्चों जो है वो हम आवश्यक पोषक तत्व के रूप में गिनेंगे। और जब ये कसौटियों पे सारे पोषक तत्वों को तौला गया तो केवल और केवल 17 एलिमेंट हमको ऐसे मिले जो इन तीनों शर्तों को पूरा करते थे। क्लियर है क्या? इसलिए क्या बोला जाता है कि आर्नर और स्ट्राउड ने क्या दिया बच्चों? पोषक तत्व की कसौटी का नियम, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब देखते हैं हम कि इन 17 में भी कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे इन 17 के अंतर्गत आते हैं। तो इन 17 में हम देखें तो बच्चों पोषक तत्वों का अगर हम वर्गीकरण देखें तो पोषक तत्वों का वर्गीकरण टोटल कितने पोषक तत्व में बेटा? हमारे 17 पोषक तत्व निकल के आते हैं। क्लियर है क्या? इनको हमने 2 भागों में बांटा है। पहला हो जाता है हमारा नॉन मिनरल एलिमेंट, जैसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अखनिज पोषक तत्व। अखनिज मतलब ये खनिज पदार्थों के रूप में ये हमको नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? इनको हम बच्चों बेसिक और या फिर स्ट्रक्चरल मतलब आधारभूत या संरचनात्मक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, चूंकि ये पौधे को जो है बच्चों वो मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु ये पौधे को वायु तथा जल से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से ऐसे 3 पोषक तत्व हैं बच्चों जो हमारे नॉन मिनरल या बेसिक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब CHO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है हमारे, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको हम नॉन मिनरल एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट या स्ट्रक्चरल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये बच्चों जिनमें से 45% पौधे का हिस्सा कार्बन से, 6% हाइड्रोजन से और बचा कुचा 45% हिस्सा जो है वो ऑक्सीजन से बना होता है। तो ये तीनों हमारे जो पोषक तत्व हैं ये लगभग लगभग पौधे का 95 से 96% हिस्सा बनाते हैं, इसलिए इनको हम बच्चों संरचनात्मक पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं। दूसरी कैटेगरी अगर हम देखें तो दूसरी कैटेगरी बचाएगी हमारी क्या बेटा? मिनरल एलिमेंट। 3 एलिमेंट तो हमारे 17 में से ये हो जाएंगे, बचे कुछ जो आपके 14 एलिमेंट हैं उनको आप रखेंगे मिनरल एलिमेंट के कैटेगरी में। ये इनसे हम बच्चों खनिज पोषक तत्व बोलते हैं और ये पौधे को जो है वो मृदा से प्राप्त होते हैं या पौधा इन पोषक तत्वों को मृदा से लेता है। अब ये भी हमारे बेटा इनको हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहले हो जाते हैं हमारे मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व। बृहद मतलब ज्यादा, बृहद मतलब तो होता है बेटा बड़ा, बड़ा मतलब ये जो है वो पौधे को अधिक मात्रा में जरूरी होंगे। ये पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो पौधों को अधिक लगने वाली है, इसलिए हम इसको बृहद पोषक तत्व के नाम से जानेंगे। कितनी अधिक बच्चों? 1 ppm मतलब 1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम उसके भार में ये इनकी आवश्यकता लगने वाली है। वहीं दूसरे हो जाएंगे बेटा हमारे क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब हो जाता है बच्चों लघु, मतलब जो कम अमाउंट में या जिनकी सांद्रता कम मात्रा में पाई जाती है पौधों के अंदर, वो कहलाते हैं हमारे
हमारे माइक्रो एलिमेंट्स या जो हो जाते हैं हमारे लघु पोषक तत्व, इनकी जो अमाउंट है वो कितनी रहने वाली है, ये रहने वाली है 1 ppm से कम। क्लियर है क्या? तो हमने क्या देखा, एक हमारे नॉन मिनरल एलिमेंट, एक मिनरल एलिमेंट। नॉन मिनरल में बेटा 3 आ जाएंगे, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम देखें तो मिनरल एलिमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है उन्हें हम मैक्रो बोलते हैं, एक जिनकी सांद्रता कम मात्रा में पाई जाती है उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट को बच्चों फिर से हमने दो भागों में बांटा है, एक हो जाते हैं हमारे प्राथमिक या प्राइमरी, एक हो जाते हैं हमारे द्वितीय। प्राथमिक या प्राइमरी में हमारे बेटा 3 न्यूट्रिएंट जाते हैं, NPK। 3 कौन कौन से जाएंगे? नाइट्रोजन, उसके बाद हम हो जाता है हमारा फास्फोरस, उसके बाद हो जाता है हमारा पोटास। तो NPK मतलब हमारे लिए जो 3 उर्वरक हैं या 3 हमारे जो एलिमेंट हैं, ये आ जाते हैं हमारी किस कैटेगरी में? ये आ जाते हैं हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। चूंकि इन न्यूट्रिएंट की जो है कमी हम मृदा में उर्वरकों के द्वारा पूरा करते हैं, मतलब इन न्यूट्रिएंट को अगर हमको पौधे को प्रदान करना है तो पौधे में हमको बच्चों अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के उर्वरक डालने पड़ते हैं, जैसे नाइट्रोजन के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए बच्चों आप DAP और पोटास के लिए MOP, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के उर्वरकों को डाल के आप ये पोषक तत्वों की कमी को मृदा से दूर कर सकते हो, इसलिए हम इनको बच्चों फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट या उर्वरक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे जाता है बच्चों हमारा सेकेंडरी या द्वितीय पोषक तत्व। सेकेंडरी या द्वितीय पोषक तत्व में आपका 3 आ जाते हैं बेटा, 3 हमारे कौन कौन से आ जाएगा आपका? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों हमारे क्या में गिने जाएंगे? ये हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। क्लियर है क्या? अब ये तो हमने वो देखा जिनकी मात्रा अधिक चाहिए होती है पौधे को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए, या जो अधिक सांद्रता में पौधे में उपस्थित रहते हैं, वो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट देखें बच्चों तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या होती है बेटा 8। कितनी होती है? 8। कौन कौन से हो जाते हैं हमारे? एक बार आप इसकी लिस्ट बना लेते हैं। जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और हो जाएगा आपका क्या बेटा? निकेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 न्यूट्रिएंट कैसे हो जाते हैं बेटा? ये हमारे 8 न्यूट्रिएंट ऐसे हो जाते हैं जो पौधे को कम सांद्रता में आवश्यक होते हैं, इसलिए हम इनको बच्चों लघु पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। तो टोटल हमने क्या देखा बेटा? 8 हमारे न्यूट्रिएंट कितने हो जाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको गिने 1 2 3 4 5 6। ये 6 हमारे कैसे न्यूट्रिएंट हो जाते हैं? 6 हमारे ऐसे न्यूट्रिएंट हो जाते हैं जो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। बचे कुचे हमारे जो 3 है बेटा, वो हमारे क्या हो जाते हैं? बचे कुचे हमारे जो 3 है वो हमारे मिनरल एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। बचे कुचे हमारे जो 3 एलिमेंट हैं वो मिनरल एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से बच्चों आपके MPPAT में जो है वो हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वर्ष भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है कौन सा बच्चों? निम्न में से जो है वो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? मैक्रो न्यूट्रिएंट निम्न में से कौन सा है? फास्फोरस है, पोटेशियम है, कार्बन है और जिंक है। कौन सा नहीं है पूछा हुआ है। अब देख लीजिए आप, इनमें से अगर हम लिस्ट को देखें तो हमारे आ जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट में NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अब इनमें से देखिए N के बाद तो नहीं है, P है, K है और कैल्शियम भी है। मतलब एक हमारा मात्र ऐसा बचता है जिंक, जो हमारा बृहद पोषक तत्व नहीं है। जिंक हमारा जो है बेटा ये बृहद पोषक तत्व नहीं है, ये क्या है हमारा? ये हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है। तो ये हमने क्या देखा बेटा? ये हमने देखा पोषक तत्वों के बारे में कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से किस श्रेणी में जो है वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बायोलॉजी से है कि केल्विन साइकिल इज रिलेटेड टू, कि केल्विन साइकिल जो है बेटा वो किससे संबंधित है? केल्विन साइकिल जो है वो निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्या यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? क्या यह रेस्पिरेशन से संबंधित है? क्या यह जो है वो आपका ट्रांसपिरेशन से संबंधित है? और क्या यह ट्रांसलोकेशन से संबंधित है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि हमारा जो केल्विन साइकिल है, क्या है बच्चों? केल्विन साइकिल है वो हमारी किससे संबंधित होती है?
चलिए अब हम देख लेते हैं बेटा केल्विन साइकिल के बारे में। केल्विन साइकिल के बारे में, तो केल्विन साइकिल के बारे में जानने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, जब प्रकाश की उपस्थिति में, काय की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना क्या करते हैं बेटा, पौधे जब अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे जब अपना भोजन को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस तरीके से जो आपकी सूर्य की जो है वो रेज जब हमारे काय पे पड़ती हैं, पत्तियों पे पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें हमारे जब पत्तियों पे पड़ती हैं, ये इस तरीके से जो हमारी बेटा, इस तरीके से जो पौधे में पत्तियां पाई जाती हैं, इन पे जब आपका सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये क्या करती हैं, ये एक क्रिया करती हैं जिससे पौधे का क्या बन जाता है बच्चों, पौधे का भोजन तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके लिए एक तो काय की आवश्यकता होती है बेटा, प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरी आज के लिए क्या जरूरी है, दूसरी जरूरी है बेटा क्या, पत्तियां। तो पत्तियों में भी क्या, पत्तियों में पाया जाता है बेटा एक वर्णक जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है बेटा, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल वर्णक ही है जो क्या करता है, प्रकाश जो सूर्य का आ रहा है उनको अपनी तरफ खींच के उसमें से बच्चों क्या बनाता है, उससे बनाता है बेटा ऊर्जा। क्या बनाता है ये, ऊर्जा। ये बनाता है ऊर्जा, या जैसे हम बोलते हैं एनर्जी। और फिर ये जो एनर्जी इससे बनती है, इस एनर्जी का उपयोग जो है वो पौधे काय के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए। खाना बनने का मतलब हो जाता है बेटा हमारा क्या, ग्लूकोज, या जैसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसे हम, कार्बोहाइड्रेट इसे बोला जाता है। क्लियर है क्या, तो प्रकाश से क्या हुई बेटा, रोशनी आई, रोशनी हमारे पत्तों पे पाए जाने वाले क्लोरोफिल वर्णक द्वारा क्या की गई बच्चों, ग्रहण की गई, और इसको कन्वर्ट किया गया क्या में, ऊर्जा में, जो क्या होती है हमारी एटीपी। और फिर इस एटीपी का उपयोग करके पौधों ने जो है वो क्या बना दिया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या हो जाता है, पौधों का भोजन। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे हमने देखा ये पौधों में बेटा दो प्रक्रियाएं होती हैं या दो चरण होते हैं काय के हमारे प्रकाश संश्लेषण के। पहले पे क्या होता है, ये हमारा सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पे पड़ा, वो पत्तियों से क्या बनी बच्चों, ऊर्जा बनी। तो इस वाली जो विधि को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। इस वाली क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, लाइट रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया। क्लियर है क्या, दूसरी रिएक्शन कब हुई, जब हमारी ये प्रकाशीय अभिक्रिया, मतलब जब प्रकाश से हमने दूसरे प्रकार की एनर्जी बना दी, जो कौन सी एनर्जी है, एटीपी। फिर इस एटीपी का उपयोग करके पौधे ग्लूकोज बना देंगे। तो ये वाली प्रक्रिया हमारी जो दूसरी प्रक्रिया रहेगी, ये हमारी रहेगी डार्क रिएक्शन। ये क्या कहलाएगी हमारी, डार्क रिएक्शन। इसे हम बोलेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया। ये क्या बोलेंगे बेटा हमसे, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया ये हमारी जो है वो कहलाने वाली है। क्लियर है क्या, पहली अभिक्रिया में क्या हुआ, प्रकाश से जो सूर्य से जो रोशनी पड़ी पत्तियों पे, क्लोरोफिल वर्णक ने क्या किया बच्चों, उसको पकड़ के चेंज कर दिया काय में, ऊर्जा में। इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। फिर जब ये इस एनर्जी का उपयोग करके बच्चों पौधे ने अपना खाना बना लिया। खाना कैसे बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जो है उपयोग करके, और यहाँ पे लगेगी ऊर्जा। ये जो ऊर्जा बनाई हुई है ये यहाँ पे लग जाएगी क्या, ये आपकी एटीपी, और एटीपी बना देगी आपकी ग्लूकोज। क्या बना देगी बेटा, ग्लूकोज। तो इस वाली रिएक्शन को क्या बोलोगे, इस वाली रिएक्शन को बोलोगे आप क्या, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो बेटा हमारी जो डार्क रिएक्शन होती है, इसके अलग अलग चरण होते हैं, इसके बेटा अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग पौधों में ये अलग अलग प्रकार से होती है। डार्क रिएक्शन के अगर हम अलग अलग प्रकार देखें, तो डार्क रिएक्शन के मेनली जो प्रकार हो जाते हैं बेटा, वो हो जाते हैं हमारे इस प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया के। इस डार्क रिएक्शन के प्रकार देखें तो ये हमारी बच्चों C3 साइकिल के द्वारा भी पूर्ण होती है, जो केल्विन साइंटिस्ट द्वारा दी हुई थी। किसने दिया था इसको, इसको दिया था वैज्ञानिक केल्विन ने। क्या किसने दिया था बेटा इसको, इसको दिया था वैज्ञानिक केल्विन ने। इसलिए हम इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। काय के नाम से जानते हैं बेटा इसे हम, केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और जिन पौधों में ये अभिक्रिया होती है, जिन पौधों में C3 रिएक्शन होती है, वो उनको हम बोलते हैं बच्चों
C3 पौधे। जिस पौधे में इस प्रकार की अभिक्रिया होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं C3 पौधों के नाम से जानते हैं, या उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं C3 प्लांट। किसी पौधों में बच्चों क्या होता है? ये डार्क रिएक्शन जो है उसको हम C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? C4 साइकिल, यानी हम क्या बोलते हैं? और इस प्रकार के पौधों को क्या बोलते हैं? हम C3 पौधों के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? नॉर्मल रूप में बच्चों ज्यादातर प्लांट में हमारी ये जो डार्क रिएक्शन है जिसमें क्या होना है, इस प्रकार से जो बनी हुई ऊर्जा का उपयोग होकर ग्लूकोज बनना है, ये हमारे अलग अलग प्रकार से होती है। ज्यादातर प्लांट में ये हमारी C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के रूप में होती है, जिसे हम इस प्रकार के पौधों को हम क्या बोलते हैं बेटा? C3 पौधों के नाम से जानते हैं। C3 पौधों के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड आना है, जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम द्वारा लिया जाता है, क्या वजह से जाता है बच्चों? रूबिस्को एंजाइम द्वारा लेके इससे बच्चों जो है वो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, जब आपको कार्बन को जब आपके रूबिस्को एंजाइम ने लिया और मिला के क्या बना दिया आपका? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या जैसे हम क्या बोलते हैं? पीजीए। और जो पीजी है बच्चों ये हमारा, इसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन पाए जाते हैं? 3 कार्बन, इसलिए हम इसको C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? जब इसमें 3 कार्बन पाए जाएंगे तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? C3 साइकिल के नाम से जानेंगे। इसका मतलब जो आपका क्या बना? ये आपका फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो हमारा पीजीए बना, हमारा जो ये पीजीए बना, इसमें कितने कार्बन होते हैं? C3 या 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? C4 साइकिल में क्या होता है बेटा? C4 साइकिल में हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कौन लेता है? इसको लेता है पेप्केज एंजाइम। कौन सा एंजाइम लेता है? पेप्केज एंजाइम। और ये बना देता है हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये होता है हमारा 4 कार्बन वाला कंपाउंड। कितने कंपाउंड वाला बेटा? 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसको C4 साइकिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? तो ये जो हमारी शादी विधि जो है हमारी, ये विधि होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, जब पौधे पत्तियों में अपना भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ बनाने का कार्य करते हैं, तो ये प्रक्रिया पूरी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जिसे क्या वो नाम दिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्लियर है क्या? अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एक बार अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ से हमेशा जो है बेटा बायोलॉजी में आपके एक न एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है कि प्रकाशीय अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि आपके पेपर में काम पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन पे हम देखें बेटा कि केल्विन साइकिल हमारी काय से रिलेटेड है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हमारी जो केल्विन साइकिल है ये हमारे काय से रिलेटेड है बेटा? प्रकाश संश्लेषण या पौधे के खाने बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? आपका निश्चित तौर पे जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? जिसका नाम है क्या? फोटोसिंथेसिस। यह हो जाएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों हम देख लेते हैं। ये इसका पूरा है डिस्क्रिप्शन। ध्यान रखिएगा बेटा, हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसके अराउंड की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको लिखवाते चला जा रहा हूँ। बस आपको नोट्स बना ले हैं। इससे पहले भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो देख के आप सारे नोट्स या उससे क्वेश्चन से जुड़ी हुई चीजें भी आपका पूरा कवर कर सकते हैं। तो अच्छे से आपको नोट्स बनाते जाना है। साथ साथ में बेटा हर एक टॉपिक का आपका इस तरीके से रिवीजन भी होता चला जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे? चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा बेटा ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। ग्लाइकोलाइसिस हमारी कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस बेटा हमारा कहाँ होता है? तो अभी हमने क्या देखा था बेटा? ग्लाइकोलाइसिस से पहले हमने देखा था क्या? केल्विन साइकिल। चलिए ग्लाइकोलाइसिस देख लेते हैं हम। ग्लाइकोलाइसिस की जो अभिक्रिया है वो निम्न में से किस कोशिकांग में पाई जाती है या किस कोशिकांग में होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है हमारा साइटोसोल। क्या हो जाता है बेटा? साइटोसोल, या इसे हम बेटा साइटोप्लाज्म के नाम से भी जान सकते हैं। साइटोसोल मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य को क्या बोलते हैं हम? साइटोसोल या साइटोसेल के नाम से जानते हैं। फिर हो जाता है हमारा क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट। फिर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। और लास्ट में हमारा क्या जाएगा बेटा? राइबोसोम। तो इनमें से आपको बताना है कि किस कोशिकांग में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। चलिए तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस हमारा होता क्या है, फिर आपको जाके चीजें समझ में आसानी से आ जाएंगी। डालते हैं बेटा हम हेडिंग ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अगर हम इसका तोड़ें बेटा इन शब्द को तो हमारे इसमें से 2 शब्द निकल गएंगे। एक हो जाता है हमारा ग्लाइको और एक हो जाता है बेटा हमारा लाइसिस। तो ग्लाइको मतलब क्या होता है बेटा?
ग्लाइको मतलब होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लाइकोज मतलब क्या हो जाता है बेटा, ग्लूकोज। लाइसिस मतलब क्या हो जाता है, लाइसिस मतलब हो जाता है बेटा तोड़ना, लाइसिस मतलब क्या हो जाता है, तोड़ना। तो मतलब जब क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाए, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाए और उसको तोड़ के क्या निकाल दी जाए बच्चों, ऊर्जा निकाल दी जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा हम, ग्लाइकोलाइसिस। अब हमने अभी क्या देखा था, इससे पहले बेटा हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण। क्या देखा था हमने, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और पौधों का क्या बन गया बेटा, भोजन बन गया, जिसे हमने क्या बोला, जिसे हमने बोला ग्लूकोज। पौधों का क्या बन गया बेटा, भोजन बन गया, जिसे आपने क्या नाम दिया, ग्लूकोज। अब आप ये बताइए कि पौधे की जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा के माध्यम, अगर उनको ऊर्जा की जरूरत होगी तो वो ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सेल जो होता है हमारा, या जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका जो होता है उसको अगर ऊर्जा की जरूरत होती है तो किस फॉर्म में चाहिए उसको बेटा, एटीपी। मतलब अगर आप कोशिका को एटीपी बना के देंगे तभी जाके आपकी कोशिका जो है वो काम करने वाली है। मतलब उसको अगर आप एटीपी देंगे, जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो आपकी गाड़ी नहीं चलने वाली। सेम तरीके के अगर आपको कोशिका से कोई काम कराना है तो आपको बच्चों उसमें एनर्जी देने का काम करना पड़ेगा, और वो किस फॉर्म में रहने वाली है आपकी, वो रहने वाली है आपकी एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, एटीपी का मतलब हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या मतलब हो जाएगा इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हो जाएगा आपका एटीपी का फुल फॉर्म। मतलब अगर आपको कोशिका से काम कराना है तो आपको बेटा उसको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, जो आप पेट्रोल दोगे वो किस फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में चाहिए। एटीपी का मतलब क्या हो जाता है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है क्या। अब आपने क्या किया बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपने ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन क्या इस ग्लूकोज को कोशिका उपयोग कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अब कोशिका को क्या की जरूरत है बेटा, कोशिका को जरूरत है इस ग्लूकोज को तोड़ेगी, तोड़ने के बाद हमको क्या चाहिए, कोशिका को एटीपी की आवश्यकता पड़ेगी, और एटीपी की आवश्यकता करने के लिए कोशिका को बेटा ये इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा। किसको तोड़ना पड़ेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और इस ग्लूकोज को तोड़ेगी तो कोशिका को क्या मिल जाएगी बेटा, एटीपी मिल जाएगी। ये प्रक्रिया कहलाती है बेटा हमारा क्या, श्वसन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी, श्वसन, या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या हो जाता है कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, काय की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी, श्वसन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्लियर है क्या। अब रेस्पिरेशन में सबसे पहले क्या काम है, रेस्पिरेशन का काम है कि ग्लूकोज को क्या करना है, आपको तोड़ना है। तो पहली हमारी स्टेप क्या हो जाएगी, ग्लूकोज को तोड़ने वाली, और ग्लूकोज को तोड़ने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाती है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस किसका भाग हो गया हमारा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया बेटा हमारा रेस्पिरेशन का। ग्लाइकोलाइसिस किसका पार्ट हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया आपका रेस्पिरेशन का। चलिए हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण से पौधे ने क्या बनाया बेटा, अपना भोजन तैयार किया, जिसे हमने ग्लूकोज नाम दिया। और जब ग्लूकोज को हमको पौधे के अंदर चला गया तो पौधे की जब कोशिकाओं को जरूरत पड़ेगी तो इस ग्लूकोज को उसको तोड़ना पड़ेगा, ताकि इस ग्लूकोज में से तोड़ के उसके पास एटीपी निकले, और इस एटीपी को पौधा जो है वो अपनी विभिन्न विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग कर सके। क्लियर है क्या। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रेस्पिरेशन। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ग्लाइकोलेशन कहाँ होती है, सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। पहला तो आप ये समझ गए हैं कि ग्लाइकोलाइसिस काय का भाग है, ग्लाइकोलाइसिस हमारा काय का बेटा, रेस्पिरेशन का भाग है। काय का भाग है, रेस्पिरेशन या श्वसन का जो है वो एक चरण या एक स्टेप है। अब ये होता कहाँ है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है, हमारा जो बेटा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये होती है हमारी क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ, तो पत्तियों के अंदर पाया जाता है। ये होती है हमारी कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा बेटा, ये सारी प्रक्रियाएं होंगी और ये सारी प्रक्रिया निकल के आपका ग्लूकोज बन जाएगा। और ये ग्लूकोज जो है बच्चों कोशिका के कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपको साइटोसोल में। कहाँ जाएगा बेटा, साइटोसोल में। फिर साइटोसोल के बाद हमारी पहली प्रक्रिया होगी काय की, हमारी पहली प्रक्रिया होगी रेस्पिरेशन की, जो हमारी क्या कहलाएगी, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी हमारी कहाँ होगी, जहां पे आपका ग्लूकोज पड़ा रहेगा, और ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा, साइटोसोल में। क्लियर है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा, पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है बेटा आपकी कहाँ पे, साइटोसोल में। कहाँ पे होती है बेटा, साइटोसोल में। माइटोकॉन्ड्रिया में पूछी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बेटा आपकी क्रेब्स साइकिल। क्या होती है आपकी, क्रेब्स साइकिल। ये कहाँ होती है आपकी,
माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा आपका, क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइबोसोम में क्या होता है, तो राइबोसोम में बनता है बेटा क्या, प्रोटीन। राइबोसोम में बनता है प्रोटीन, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण निम्न में से कोशिका के किस संघ में होता है, तो क्या में बेटा, राइबोसोम में। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ होती है, तो वो होती है हमारी बेटा कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में। साइटोसोल में क्या होता है बेटा, साइटोसोल में होता है आपका क्या, ग्लाइकोलाइसिस। साइटोसोल में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और अगर हम बात करें कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है, इसमें बच्चों ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलोगे आप इसे, कोशिका का क्या बोलोगे बेटा, पावर हाउस। पावर हाउस पे क्या होता है, बिजली बनती है, पावर हाउस। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि द नेम द, जो हमारा पोएसी है, इज गिवन टू, निम्न में से कौन सी जो है परिवार को हम पोएसी के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन से परिवार को जो है वो आप पोएसी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा हमारा बेटा ग्रेमनी परिवार। क्या आप ग्रेमनी परिवार को पोएसी के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा क्या आप लेग्यूमिनेसी को जानते हैं। तीसरा जाएगा आपका यूफोरबिएसी, और चौथा आ जाएगा बेटा आपका क्या, चौथा आ जाएगा आपका एस्टरेसी। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी फैमिली के अन्य नाम हमारे क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं काय के बारे में, पोएसी के बारे में। तो पोएसी के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें, तो पोएसी क्या है बेटा हमारी, एक मिनट, पोएसी क्या है हमारी, पोएसी हमारी बच्चों जो हमारा पोएसी कुल है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम घास कुल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, घास कुल के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका दूसरा नाम हो जाएगा बेटा ग्रेमनी। क्या हो जाएगा, ग्रेमनी। इसमें जो भी हमारे सारे अनाजों वाले पौधे होते हैं, सारे अनाज जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीरियल्स बोलते हैं, वो इस फैमिली में आते हैं। क्लियर है क्या, कि वो हमारे इस फैमिली में आते हैं। और ऐसे अनाज जो इस परिवार में नहीं आते हैं, ऐसे अनाज जो अनाज तो हैं, ऐसे अनाज जो इस परिवार में नहीं आते हैं, उनको हम झूठा अनाज, उसको हम बच्चों झूठा या फिर असत्य अनाज के नाम से जानते हैं। उनको हम किस नाम से जानते हैं, या तो आप उनको झूठा या फिर आप उन्हें असत्य अनाज बोलते हो। झूठा या फिर असत्य अनाज, असत्य अनाज, इन्हें क्या बोलोगे आप, इन्हें बोलते हो आप स्यूडो सीरियल। क्या बोलोगे बेटा इन्हें, स्यूडो सीरियल। जैसे हो जाएगा आपकी क्या बेटा, चौलाई। क्या है आपका, चौलाई, या जैसे आप बोलते हो अमरेंथस। अमरेंथस जो है वो हमारा अनाज तो है, लेकिन बेटा ये हमारा जो है वो किस परिवार का पौधा नहीं है, ये हमारा पोएसी या ग्रेमनी परिवार का पौधा नहीं है। इसलिए हम इसको क्या का नाम देंगे, इसको झूठे अनाज या असत्य अनाज की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसका परिवार क्या होता है बेटा, अमरेंथिएसी। क्या होता है इसका, अमरेंथिएसी। क्लियर है क्या। दूसरा अगर आप और इसके जो है, अगर आपको ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में दो और अनाजों के नाम बताने हैं जो आपको झूठे अनाजों की कैटेगरी में आते हैं। टोटल 3 अनाज ऐसे हैं जो आपके क्या है, झूठे अनाज कहलाते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया है अमरंथस, आपको 2 अनाजों के नाम और जो है वो आपको लिख के बताने हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि पोएसी इज गिवन टू, पोएसी नाम किसे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, जैसे हमने क्या बोला बेटा, ग्रेमनी। दूसरा हम देखते हैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का बेटा दूसरा नाम हो जाएगा फेबिएसी। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, फेबिएसी। लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, फेबिएसी। इसे हम बेटा दालों या फलियों का कुल बोलते हैं। दालों या फिर हमारे क्या बोलते हैं, इसे हम फलियों का कुल के नाम से इसे जो है वो जाना जाता है। दालों का और फलियों का कुल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, पोएसी। अगला हम देखें एस्टरेसी। एस्टरेसी को बेटा कंपोजिटी के नाम से भी जानते हो। किस नाम से जानते हो, कंपोजिटी। एस्टरेसी को हम कंपोजिटी के नाम से जानते हैं। इसे हम डेजी कुल क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम डेजी या फिर सनफ्लावर कुल या सूरजमुखी परिवार के नाम से भी जानते हैं। इस परिवार के नाम से जानते हैं, सूरजमुखी परिवार के नाम से भी, सूरजमुखी कुल या सूरजमुखी परिवार के नाम से जानते हैं। अगला जाएगा आपका बेटा यूफोरबिएसी। यूफोरबिएसी में क्या जाएगा, यूफोरबिया में बेटा कौन सी फसल आती है, इसका आंसर भी आपको देना है कहाँ,
कमेंट सेक्शन में। तो 2 क्वेश्चन के आंसर देना है। एक तो U4BAC परिवार में बच्चों कौन-कौन सी जो है वो फसलें आती हैं, और दूसरा हमारे झूठे अनाज या असत अनाज हमको किसको माना जाता है। क्लियर है क्या? चलिए बच्चों, तो ये हमने कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। क्वेश्चन के साथ-साथ जितने भी ऑप्शन हैं हम सबको एक-एक करके देख रहे हैं और सबके बारे में जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ-साथ बच्चों एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे हम इस प्रश्न को देखें, सबसे पहले आपको क्या पता चला कि पोएसी जो है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? ग्रैमनी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इसे हम क्या बोलते हैं? घासकुल भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि सारे अनाज हैं वो किस परिवार में आते हैं? वो आते हैं बेटा हमारे क्या? पोएसी परिवार में आते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनके बीजों को क्या कहा जाता है? इनके बीजों को जो है वो कैरियोप्सिस क्या कहा जाता है बेटा? इनके बीजों को जो है वो क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस। इनके बीजों को जो है वो हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। सारे अनाजों के बीजों को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे ऐसे अनाज जो ग्रैमनी परिवार में नहीं आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम सूडो सीरियल या असत्य अनाज के नाम से जानते हैं। फिर इस प्रकार से हमने और अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न प्रकार के कुल देखे और उन कुलों में आने वाले हमारे अलग-अलग फसलों को देखा। उस तरीके से आपको बहुत डिटेल में हम ये जो है वो सेशन लेके आए हैं आपके लिए। हर एक पॉइंट का या हर एक ऑप्शन का जो है बच्चों हम संबंधित क्वेश्चन उससे यहीं कहीं निपटाते जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन के साथ-साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अच्छे से नोट्स बनाना है और अगर आप अच्छे से पूरा जो हमारा पूरी सीरीज का रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों इस बार के एग्जाम में जो है वो आप अच्छे नंबर लेके आने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।